ओके, तो कल क्लास में हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स देखा था। क्या होता है ना। यस सर। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वो आपने कर लिए थे सॉल्व। सर वो जो वाई के फॉर्मेट में आएंगे तो हम वो वैसे ही आएंगे, मतलब हमें लास्ट को फाइनल आंसर वो वही मिलेगा। हाँ, क्या वैल्यू आया आपका, आपने ये कैलकुलेट किया होगा ना। बीटा कैप इज इक्वल टू ए डैश ए इनवर्स ए डैश वाई। ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, ए डैश ए इनवर्स ए डैश कैलकुलेट किया नहीं किया। बताइए। सर वो मैंने सॉल्व नहीं किया है पूरा। क्यों नहीं किया। सर वो आज कर दूंगी। बाकी किसी ने किया, किसी और स्टूडेंट ने किया सॉल्व। बेटा और किसी ने सॉल्व किया। नहीं सर। कुछ प्रॉब्लम है या सॉल्व कैसे करना है ये समझ में नहीं आया। नहीं सर, वो सॉल्व कैसे करना है तो आता है। इनवर्स निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके वाई का y1 y2 y3 से मल्टीप्लाई करना है। हम्म, तो हो जाएगा सॉल्व। हाँ सर। सर पर वो क्या वाई के फॉर्मेट में वैसे ही आएगा? कैसे। मतलब एक वाई वाई तो होगा वहाँ पे, तो हमें वो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटेड में अगर कुछ नंबर चाहिए तो y1 y2 और y3 का वैल्यू कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। नहीं, क्वेश्चन में वो वैल्यू तो नहीं गिवन होगा, अगर गिवन है तो फिर आप उसको पुट करोगे ना। हाँ सर। फिर में जो मॉडल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो वाई वेक्टर इक्वल टू ए बीटा वेक्टर प्लस ई वेक्टर इस तरह की फॉर्म में है। तो ये वाई वेक्टर तो यहाँ पे हमें थियोरेटिकली गिवन है ना। ठीक है। हाँ। हम कह तो इसे रहे हैं ऑब्जर्वेशन वेक्टर, बट ये सारा क्या होगा, वेरिएबल टर्म्स में होगा। ठीक है। तो जो बीटा वन, और या हम सिंपली कह रहे हैं बीटा वेक्टर कैप, दैट मीन्स एस्टिमेटर ऑफ बीटा वेक्टर, ये क्या होगा, ये इस तरह की फॉर्म में है ना। तो और ये यस हमें सर। पता है भाई, ये क्वांटिटी क्या है, ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ही निकल के आ रही है। तो ये यस एक सर। मैट्रिक्स होगी। होगा ऐसा। हाँ। हाँ। अब इतना भी हमें क्लियर है भाई, जब हम बीटा वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं या बीटा वेक्टर को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो बीटा वेक्टर ये पी क्रॉस वन का वेक्टर है कि नहीं है। यस सर। और ये इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ बी वाई वेक्टर, जहाँ पर बी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी ए डैश ए इनवर्स ए डैश, यही होगा। यस सर। और ये भी मुझे पता है, जो वाई वेक्टर है, ये वाई वेक्टर क्या होगा, एन क्रॉस वन का वेक्टर होगा। होगा हाँ। ऐसा। हाँ। अब वाई वाई वेक्टर एन क्रॉस वन का वेक्टर है, तो ये बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि रिजल्ट हमें बी क्रॉस वन का एक वेक्टर मिले, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे अब ये तो पता है जो वाई वेक्टर है ये पी एन, क्रॉस एन।
हाँ, तो जो बी का ऑर्डर होगा वो पी क्रॉस एन का ऑर्डर होगा, होगा ना। तो इसका मतलब है ये भी यस क्या है, ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। और ये हम इजीली अब फाइंड कर सकते हैं, क्यों? यस सर। पी वेक्टर तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है ना, फाइंड किया जा सकता है। हाँ। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन नहीं किया है तो अब आप इसे करना। तो जो बीटा वेक्टर है, यहाँ पर बीटा वेक्टर में तीन एलिमेंट्स हैं, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। और ये कोई एक मैट्रिक्स होगी, ये मैट्रिक्स पी क्रॉस एन की मैट्रिक्स होगी। ये आपने आइडेंटिफाई करनी है। और इसके साथ आप क्या करोगे, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो फाइनल जो आपको मिलेगा, ये एक पी क्रॉस वन की मैट्रिक्स मिलेगी, जिसमें जो ये रोज यहाँ पे आप निकालोगे, ये रोज सिंपली क्या होंगी, लीनियर कॉम्बिनेशन होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री। होगा ऐसा? हाँ सर। अगर मैं कहूँ भाई ये मैट्रिक्स सपोज हमारी क्या है, ये मैट्रिक्स है एल वन, एल टू, एल थ्री। सपोज इसका फर्स्ट रो एल वन, एल टू, एल थ्री है, सपोज। ठीक है, या हाँ। ये बात कंफ्यूज करेगा, इसे मैं कह लेता हूँ, सपोज दिस इज ए वन, ए टू एंड ए थ्री। जो मैट्रिक्स आपने ये रिजल्ट, ये जो बी मैट्रिक्स आपने आइडेंटिफाई की, इसका सपोज फर्स्ट रो क्या है, ए वन, ए टू, ए थ्री है। इसी तरह से सेकेंड रो बी वन, बी टू, बी थ्री है, और ये सी वन, सी टू, सी थ्री है, सपोज। ठीक है, तो जो ये इनका प्रोडक्ट निकाल के जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री। होगी कि नहीं होगी? हाँ। इसी तरह से बी वन वाई वन प्लस बी टू वाई टू प्लस बी थ्री वाई थ्री। सिमिलरली सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी थ्री वाई थ्री। होगा ऐसा? यस सर। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है भाई, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्स ऑफ बी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी होती है ना। तो अब ये यस एक सर। मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जिसमें पी रोज हैं और एक कॉलम है। ये भी एक मैट्रिक्स निकल के आ गई, इसमें पी रोज। तो ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाई दैट बी वन, सॉरी बीटा वन इक्वल टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री। तो ये बीटा वन कैप आ जाएगा। ये ए वन, ए टू, ए थ्री आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? यस सर। तो अब जो मैंने आपको बताया था कि जो बीटा वन कैप आएगा, उसका वैल्यू होगा वन बाई फाइव वाई वन माइनस टू बाई फाइव वाई टू प्लस सिक्स बाई फाइव वाई थ्री। तो इसका मतलब है भाई, जो मैट्रिक्स हमने निकाली है, ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट जो रो होगा, फर्स्ट रो होगा माइनस वन बाई फाइव, माइनस टू बाई फाइव एंड सिक्स बाई फाइव। यही तो हो रहा होगा, हाँ। समझ में आया? तो ये हो गया, तो ये बीटा वन वेक्टर वाई वन, वाई टू, वाई थ्री की फॉर्म में आ गया। अब आपसे फर्दर अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि भाई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू आपको गिवन है, सपोज आपसे कह दिया भाई वाई वन इक्वल टू जीरो है, वाई टू इक्वल टू वन है, और वाई थ्री इक्वल टू टू है। तो इस केस में आपको ये एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, बीटा वन कैप। ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव, और ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई फाइव। तो ये आप निकालोगे टेन बाई फाइव, दैट इज इक्वल टू टू। तो बीटा वन कैप टू आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। हालांकि ये यहीं पे क्वेश्चन आपका जनरली खत्म हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यूज जैसे गिवन नहीं होती। अगर इन केस अगर ये वैल्यूज आपको गिवन है कि भाई फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जीरो है, सेकंड वन है, थर्ड टू है, तो बीटा वन कैप क्या होगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कर लोगे यस आप, जो सर। दिया था मैंने कल। यस सर। तो ये तो था ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ठीक है,
तो इसमें देखिए, हम जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसमें एक इक्वेशन हमने निकाली थी। तो अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हमने क्या किया था, जो एरर टर्म थी हमारे पास, या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, हमने कैलकुलेट किया था और इसे हम क्या कर रहे थे, बीटा वेक्टर के टर्म्स में इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया, जीरो पुट किया। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली थी, ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर। मिला था ये इक्वेशन। यस सर। दिस इक्वेशन इज नोन एज नॉर्मल इक्वेशन। ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अब बता सकते हैं। हम्म? सर मतलब नॉर्मल नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, वो क्वेश्चन आए तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे सिर्फ। हाँ, ये आप लिखोगे, द इक्वेशन ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर, ओके, आर कॉल्ड normal equations or simply normal equation of linear model y vector equal to a beta vector plus e vector and are obtained by method of least square। ठीक है। अब ये क्या होता है, किसी किसी बुक में ये इस तरह की फॉर्म में भी गिवन होता है, एक्स डैश एक्स बीटा वेक्टर इक्वल टू एक्स डैश वाई वेक्टर। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। हम यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो ए की जगह पर एक्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ याद रहेगा ये इक्वेशन। यस सर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पर, इस इक्वेशन की हेल्प से हम बीटा वेक्टर तो एस्टिमेट कर ले रहे हैं। बीटा वेक्टर की वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं, एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई वेक्टर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री की वैल्यूज मिल जा रही हैं। ठीक है। अब सपोज करिए हमें क्या करना है, बीटा वन माइनस बीटा टू को एस्टिमेट करना है। ये बीटा वन माइनस बीटा टू का एस्टिमेटर क्या होगा, कैसे एस्टिमेट करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर जैसे बीटा वेक्टर में अगर तीन कंपोनेंट हैं तो हम बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, इन तीन कंपोनेंट को इंडिविजुअली एस्टिमेट कर रहे थे। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये इस तरह की एक फॉर्म ले ले रहा हूँ। ठीक है। दिस या इसको मोर जनरल वे में कहें तो ये लैम्डा डैश बीटा वेक्टर, लैम्डा डैश वेक्टर इनटू बीटा वेक्टर, वेयर लैम्डा डैश वेक्टर इज सम रो वेक्टर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है। तो ये इस केस में जैसे इसे मैं लिख सकता हूँ, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर लिखा जा सकता है, जहाँ पे लैम्डा डैश की वैल्यू है वन एंड माइनस वन। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो ये वन माइनस वन इंटू बीटा वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट में है तो तीन कंपोनेंट में ये थर्ड कंपोनेंट का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा वन माइनस बीटा टू हमें मिलेगा। ठीक है। सर ये लैम्डा डैश वो जो आपने बताया लो रो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, वो हमें खुद लाना है, मतलब बीटा वन माइनस बीटा टू को देख के। हाँ, ये खुद आपको डिफाइन करना होगा ना। अगर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलोगे, जैसे आपसे कहा भाई बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री के एस्टिमेटर निकालिए, इसी तरह से आपसे हाँ कहा जा सकता है फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन माइनस बीटा टू, या
फाइंड द एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस टू बीटा थ्री, है ना। यस सर। तो अब ये हमने क्या कर लिया है, नोटेशन दे दिया इस तरह से। ठीक है, अभी आगे हम इन नोटेशंस को यूज करेंगे, क्योंकि अभी आगे हमने देखना है पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, और उसकी एस्टिमेबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं, एस्टिमेबल फंक्शन क्या होता है, देन लास्ट में गॉस मार्कोव थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिला के हम गॉस मार्कोव थ्योरम डिफाइन करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तो ये नोटेशन मैं सिंपली यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी, अब जैसे मैंने बताया कि भाई जो वाई वेक्टर था वो एक्चुअल में क्या था, वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में था ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड एरर टर्म्स, यही बताया था फर्स्ट यस। क्लास में। यस सर। तो अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो भाई पैरामीटर्स का भी तो कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्यों। हाँ। तो ये इस तरह से जो पैरामीटर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इसे हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे इनका एस्टिमेटर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये नोटेशन मैंने दे दिया भाई, लैम्डा डैश बीटा वेक्टर क्या है, कोई पैरामेट्रिक फंक्शन है, दिस इज द पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इट्स एस्टिमेट, हाउ कैन वी फाइंड द एस्टिमेट ऑफ दिस पैरामेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ these normal equation, this is our problem। ओके, यस सर। हाँ, अभी तक हमने जो नॉर्मल इक्वेशन डिफाइन किया, उसके बेसिस पे इंडिविजुअल पैरामीटर्स के एस्टिमेटर तो हम निकाल ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई भाई, हमें इस तरह का एक लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है या इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, तो इनका एस्टिमेटर कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल इक्वेशन, तो इसे समझिए। सर एक डाउट था। हाँ, सर उसे नॉर्मल इक्वेशन क्यों बोलते हैं? नॉर्मल इक्वेशन क्यों बोलते हैं। यस सर। देखिए, नॉर्मल इक्वेशन इसलिए बोला जाता है, अब ये तो मैथ में भी इसको हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं ना। नॉर्मलाइज फंक्शन क्या होता है, ये पता है। ये टर्म नहीं एक्चुअल में सर। नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज फंक्शन से निकल के आती है। सर मतलब एक जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमारा निकलता है हाँ, वो टाइम भी सीरीज वो का भी वो भी शायद है। वो भी नॉर्मल इक्वेशन कहलाता है ना। हाँ सर। सर वो सब क्यों कहलाते हैं नॉर्मल इक्वेशन? जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो भी निकलता है उससे नॉर्मल इक्वेशन कहेंगे? हाँ, एक्चुअल में नॉर्मल जो नॉर्मलाइज फंक्शन होता है ना, वो हम जैसे हम बात करते हैं ना कि कोई, जैसे लाइंस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो लाइंस में हम देखते हैं भाई, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाती हैं तो हम कहते हैं भाई वो क्या है, नॉर्मलाइज लाइन है, होता है ऐसा। यस सर। जैसे ये एक लाइन है, इस पे ये इस तरह से हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जनरल टर्म्स में कहें तो हम कहते हैं भाई ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। ठीक, यस सर। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज फंक्शन डराइव करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मलिटी का मीनिंग हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मलिटी का मीनिंग हुआ परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर, जैसे हम देख रहे हैं भाई, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस तो इसका इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम वेक्टर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो वेक्टर के टर्म्स में कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे अभी आगे देखेंगे, जैसे एरर स्पेस की बात होगी और एस्टिमेशन स्पेस की बात होगी कि एरर स्पेस क्या होता है, एस्टिमेशन स्पेस क्या होता है ना। तो इस केस में आप देखोगे भाई, जो जैसे हमने बात किया था ना कि
जो हमने प्लॉट यील्ड लिया था, प्लॉट वन में यील्ड था, प्लॉट टू में यील्ड था, प्लॉट थ्री में यील्ड था। और ये मैंने बताया था आपको अनोवा क्या होता है। जी सर, थोड़ा मतलब आइडिया दिया था आपने। हाँ, तो उसमें मैंने आपसे कहा होगा ना कि ये हम क्या करते हैं भाई, वेरिएशन को इस तरह से एस्टिमेट करते हैं कि जो दो कंपोनेंट में हम उसे डिवाइड करेंगे, तो वो दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। बोला था ऐसा। हाँ। फिर से चलो इसको सेट थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ए सेट है हमारा, इसमें सपोज एलिमेंट है वन थ्री एंड फाइव, ठीक है। और एक सेट है बी, इसमें एलिमेंट है टू फोर एंड सिक्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, फाइव मिलेगा। तो इस केस में हम अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज यहाँ पे यूज करें तो हम कह सकते हैं भाई सेट ए एंड सेट बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी का मतलब हो गया भाई कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसी तरह से ये सेट भी क्या है, यहाँ पर ऑर्थोगोनल है, ठीक। तो यहीं से नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जैसे हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं भाई कहीं भी हमारा एरर टर्म इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो एस्टिमेशन स्पेस से रिलेटेड हो रही है, एरर स्पेस से कोई भी बात नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। यस सर। दो सेट होंगे ना हमारे पास, एक सेट में होगा बीटा जिसमें बीटा के एस्टिमेट होंगे, और एक सेट ऐसा भी होगा जहाँ ई वेक्टर के एस्टिमेट होंगे, ठीक है। अब लेकिन जब इस इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो इस इक्वेशन में कहीं भी ई वेक्टर नहीं है, ठीक है। द रेंज ऑफ दिस बीटा वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ई वेक्टर। जब भी हम बीटा वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ कहीं भी ई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ क्या इन्वॉल्व होंगे, जैसे अभी हमने अ, ऊपर हमने जैसे बीटा वन का एस्टिमेटर मैंने बताया आपको, तो ये बीटा वन कैप का एस्टिमेटर है वाई वन वाई टू वाई यानी वाई आई की फॉर्म में ही होगा, ठीक है, ई आई की फॉर्म में नहीं होगा। जबकि हम देख रहे थे भाई जो बीटा की जब हम बात करेंगे, जैसे ए बीटा हम निकालेंगे, तो ए बीटा ये बेसिकली क्या होगा, वाई वेक्टर माइनस ई वेक्टर होगा, होगा ना ऐसा, हाँ। क्यों। तो इसका मतलब था भाई बीटा वेक्टर में क्या रेंज आनी चाहिए थी, वाई वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की रेंज आनी चाहिए थी। लेकिन जब हम बीटा वेक्टर को कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, तो उस केस में इसमें क्या आ रहे हैं, सिर्फ वाई वन वाई टू वाई थ्री या अप टू वाई एन की ही रेंज आ रही है, इसकी कोई रेंज इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब है भाई ये इक्वेशन क्या कर रही है, ऑर्थोगोनलिटी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, ऑर्थोगोनलिटी बिटवीन एस्टिमेट ऑफ बीटा वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी है दैट मीन्स कोई भी पॉइंट यहाँ पे कॉमन नहीं है, दैट्स वाई हम इसे क्या कह रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन कह रहे हैं। क्लियर। नॉर्मलिटी मीन्स परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रही है। यस सर। मैं एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करिए। यस सर। नॉर्मलिटी मीन्स perpendicular, that means there is no common point between the estimator of parameter and error vector, ठीक है। यस सर। ये तीन तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन किए। फर्स्ट तो जैसे लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम नॉर्मलाइज फंक्शन निकालते हैं। तो वो नॉर्मलाइज फंक्शन का मतलब ही यही है कि वो फंक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो उस केस में हम उसे नॉर्मलाइज फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरह से सेट में हम कह सकते हैं भाई सेट ए इज नॉर्मल टू सेट बी, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू बी, या इसमें ये भी कहा जा सकता है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक। इसी तरह से इस केस में जब हम बीटा वेक्टर के एस्टिमेटर्स निकालेंगे तो उसमें सिर्फ वाई वेक्टर इन्वॉल्व होगा, ई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। यानी वाई वेक्टर और ई वेक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये इक्वेशन नॉर्मलिटी प्रोवाइड कर रही है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नॉर्मल इक्वेशन। यस सर।
फिर भी अभी आगे एक बार और देखेंगे इसे कि कहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत वहाँ से आपको समझ में आए। ठीक है। यस सर। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हाँ, अब जैसे ये इस तरह की प्रॉब्लम है, अभी तक तो ठीक था, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री का एस्टिमेटर हम निकाल रहे थे। अब हमें क्या करना है, इन बीटा पी के लीनियर कॉम्बिनेशन का एस्टिमेटर फाइंड करना है। जैसे बीटा वन माइनस बीटा टू का एस्टिमेटर निकालना है, या बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस टू बीटा थ्री का एस्टिमेटर निकालना है। तो ये कैसे हम फाइंड करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन का यूज कर। ठीक है। यस सर। तो अब जो नॉर्मल इक्वेशन है, देखिए इसमें ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर। इसे ध्यान से समझिएगा। इसमें ये दो सेट है हमारे पास। ठीक है। तो ये तो हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन होगा। ठीक। और ये एस्टिमेट्स होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई जो बीटा के एस्टिमेट निकल के आ रहे हैं वो वाई की फॉर्म में ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है। तो इसे जैसे मैंने कह दिया भाई, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले लिया सेट ऑफ ऑल एस्टिमेबल पैरामेट्रिक फंक्शन, और राइट हैंड साइड में ले लिया सेट ऑफ देयर बेस्ट एस्टिमेट। ठीक है। तो सर अब हम वो क्या कर रहे हैं, आपने देयर बेस बेस एस्टिमेटर्स लिखा है। बेस्ट एस्टिमेटर। बेस्ट। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एस्टिमेबल पैरामेट्रिक फंक्शन में मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह की फॉर्म अज्यूम कर लूंगा भाई, सी डैश वेक्टर ए डैश ए बीटा वेक्टर और सम सी वेक्टर। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में भी इसे सी डैश वेक्टर ए डैश वाई वेक्टर की फॉर्म कंसिडर कर। ठीक है। तो अब मेरा टारगेट है ये सी वेक्टर फाइंड करना। ये सी वेक्टर कैसे फाइंड होगा। ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम देखेंगे हमारा जो पैरामेट्रिक फंक्शन है वो किस फॉर्म में है। ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ये इतना सर समझ में वो आए। थोड़ा समझ हाँ, में नहीं आया कि वो सी डैश डैश ए बीटा फॉर सम सी इक्वल टू सी डैश ए डैश वाई। नहीं इक्वल टू नहीं करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है। देन इसे इक्वल करेंगे, तो अब यहाँ जो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, ये हाँ। लेफ्ट हैंड साइड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा वेक्टर होगा। ठीक है। हाँ। विद रिस्पेक्ट टू सी वेक्टर। ये सी वेक्टर के कंपोनेंट में बीटा वेक्टर के लिए क्या आ रहा होगा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा होगा। ठीक। और यहाँ इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा पैरामेट्रिक फंक्शन है, जैसे बीटा वन माइनस बीटा टू की फॉर्म में है, तो ये बीटा वन क्या होगा, सी वेक्टर की फॉर्म में आ रहा होगा, बीटा टू भी सी वेक्टर की फॉर्म में आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, वहां से इक्वेशंस डेवलप करेंगे। वो इक्वेशंस कैसे डेवलप होती हैं, वो एक क्वेश्चन आप करोगे तो उससे समझ में आएगा। ठीक है। ये मैं सिंपली मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, क्या मेथड है टू फाइंडिंग द एस्टिमेटर्स ऑफ लीनियर पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए जैसे कल वाला ही क्वेश्चन था, इसे आप करोगे सॉल्व। तो इस केस में जो लीनियर मॉडल है,
ये मॉडल था। ठीक है। अब सपोज मुझे क्या करना है, बीटा 1 माइनस बीटा 2 का एस्टिमेटर फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक। तो सिंपली नॉर्मल इक्वेशंस है मेरे पास। तो नॉर्मल इक्वेशंस के लिए देखिए मुझे क्या चाहिए, ए डैश ए बीटा वेक्टर इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर। ठीक है। तो इसी को मैं डेवलप करूंगा। मैंने ए डैश ए निकाला। ये ए डैश ए हमने कैलकुलेट किया था कल। ये आ रहा था 2 3 1 3 9 7 1 7 एंड 10। ठीक है, यही आ रहा था। तो अब देखिए यस ये सर। मैं, हाँ ये मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे पुट करूंगा। 2 3 1। और ये बीटा वेक्टर यहाँ पे पुट कर लूंगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। और ये इक्वल टू ए डैश। ए डैश का वैल्यू मैं नोट कर रहा हूँ, दिस इज 1 0 1 2 2 1 एंड 0 3 1 इंटू वाई वेक्टर, y1 y2 y3। ठीक है। इस केस में देखो, जब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का एस्टिमेटर निकाल रहे थे, तो वहाँ पे हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर का जो रिजल्ट निकल के आया था, उसी को हम यूज़ कर रहे थे। ए डैश ए इनवर्स ए वाई वेक्टर, ये हमारा एस्टिमेटर था बीटा 1। लेकिन यहाँ पे अप्रोच अब थोड़ा चेंज हुई है, देखिए किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 इक्वेशन हमें मिलेंगी यहाँ पर। पहला इक्वेशन होगा 2 बीटा 1 प्लस 3 बीटा 2 प्लस बीटा 3 इक्वल टू y1 प्लस y3। सेकेंड होगा 3 बीटा 1 प्लस 9 बीटा 2 प्लस 7 बीटा 3 इक्वल टू 2y1 प्लस 2y2 प्लस y3। और थर्ड इक्वेशन होगा बीटा 1 प्लस 7 बीटा 2 प्लस 10 बीटा 3 इक्वल टू 3y2 प्लस y3। यही आएगा। यस सर। तो अब जो एस्टिमेबल फंक्शन हमने डिफाइन किया, एस्टिमेबल फंक्शन हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिफाइन किया है, सी डैश वेक्टर ए डैश ए बीटा वेक्टर। ठीक है। यानी मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सी डैश वेक्टर ये मेरा C1 C2 C3 होगा। ठीक। सी डैश वेक्टर मैं इस तरह से लूंगा यहाँ पे। ठीक है। मुझे सी डैश वेक्टर ही आइडेंटिफाई करना है। तो जब ये क्वांटिटी मैं कैलकुलेट करूंगा, तो अब ये मेरा क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स इस तरह की आ रही होगी। क्यों? इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, सी डैश वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलेगा। तो ये कितना मिलेगा देखिए, क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 अटैच हो जाएंगे इसके साथ। C1 के साथ आ जाएगा 2 बीटा 1 प्लस 3 बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस C2 3 बीटा 1 प्लस 9 बीटा 2 प्लस 7 बीटा 3 प्लस C3 बीटा 1 प्लस 7 बीटा 2 प्लस 10 बीटा 3। दिस इज E डैश A डैश A बीटा वेक्टर, एनी एस्टिमेबल फंक्शन। ओके। अब ये एस्टिमेबल फंक्शन हमें वही बनाना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एस्टिमेबल फंक्शंस बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे देखिए। अब मैं क्या करूंगा, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की फॉर्म में इसे लिखूंगा। ठीक है। तो जब मैं बीटा 1 यहाँ से कॉमन लूंगा,
तो बीटा वन के साथ क्या वैल्यू आएगा? बीटा वन के साथ आएगा 2c1 प्लस 3c2 प्लस c3, यही आएगा। ये समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पर? यस सर। तो बीटा वन का ये कोफिशिएंट आएगा इस तरह की फॉर्म में। हाँ सर। इसी तरह से बीटा टू का क्या कोफिशिएंट आएगा बताइए? 3c1 प्लस 9c2 प्लस 7c3। और बीटा थ्री? c1 प्लस 7c2 प्लस 10c3। ये आ जाएगा। दिस इज सी डैश ए डैश ए बीटा वेक्टर और एनी एस्टिमेबल पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या करना था, मुझे बीटा वन माइनस बीटा टू का एस्टिमेटर चाहिए, है ना। और राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास? राइट हैंड साइड में है सी डैश ए डैश वाई वेक्टर, यही है। यस सर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन को यूज करके मैं C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल लूँ, तो सी वेक्टर मुझे मिल जाएगा। तो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का एस्टिमेटर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे मुझे बीटा वन माइनस बीटा टू का एस्टिमेटर चाहिए, या बीटा वन प्लस बीटा टू माइनस टू बीटा थ्री का एस्टिमेटर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा देखिए। फर्स्ट केस के लिए बीटा वन माइनस बीटा टू में इस फंक्शन में क्या होना चाहिए फिर? ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ये कोफिशिएंट माइनस वन होना चाहिए। और ये कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। 0। ठीक है। तो यहाँ से तीन इक्वेशन मिलेंगी। पहला इक्वेशन मिलेगा 2c1 प्लस 3c2 प्लस c3 इक्वल टू 1। दूसरा इक्वेशन मिलेगा 3c1 प्लस 9c2 प्लस 7c3 इक्वल टू -1। और थर्ड इक्वेशन मिलेगा c1 प्लस 7c2 प्लस 10c3 इक्वल टू 0। तीन अननोन है, तीन इक्वेशंस हैं, सॉल्व करेंगे। C1 की वैल्यू आ जाएगी, C2 की वैल्यू आ जाएगी, C3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। तो जब राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में C1 C2 C3 की जो वैल्यू आपने निकाले होगे पुट करोगे, तो राइट हैंड साइड में तो सीधे सीधे बीटा वन माइनस बीटा टू आ जाएगा। आ गया? क्यों? सर राइट हैंड साइड में हमें ए डैश ए तो निकाला हुआ होगा हमारा, और सी डैश को उससे मल्टीप्लाई, मतलब सी डैश का जो निकलेगा उससे मल्टीप्लाई करके फिर बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इक्वेशन निकालनी है आपको। ठीक है। हाँ सर। और ये इस तरह की फॉर्म में निकालनी हाँ सर। है। अब इसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, ये दो पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो इसके बेसिस पे आप ये पैरामेट्रिक फंक्शन डेवलप कर सकते हो। फर्स्ट के लिए ये कंडीशन होंगी, होगा ऐसा। सॉल्व करोगे, C1 C2 C3 की वैल्यू आ जाएगी। मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। C1 की वैल्यू आएगी 41/25, C2 की वैल्यू आएगी -23/25, और C3 की वैल्यू आएगी 12/25। ठीक है। यस सर। ये चेक कर लेना क्या है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है। तो इस तरह से वैल्यूज हमने निकाल ली। तो जब C1 C2 C3 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फाइनल हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा वन माइनस बीटा टू मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में C1 C2 C3 की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो यहाँ ये y1 y2 y3 की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो बीटा वन माइनस बीटा टू का एस्टिमेटर हमें मिल जाएगा।
समझ में आगे क्या करना है? यस सर। अब अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। ये तो था प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग एन एस्टिमेटर ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए स्टेप्स में नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रॉब्लम है हमारी टू फाइंड द एस्टिमेटर्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हुआ डेवलप और ऑब्टेन नॉर्मल इक्वेशन a dash a beta vector equal to a dash y vector. Then step second, assume b vector such that c dash a dash a beta vector is equal to c dash a dash y vector, where c dash a beta vector will be any parametric function and c dash a dash y vector will be the estimator of that parametric function or value of c vector. क्लियर हो गया? ये प्रोसीजर आप नोट कर लेना। यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसमें आपको, कि आप सॉल्व करोगे। फाइंड एस्टिमेट ऑफ 2 बीटा 1 माइनस बीटा 2। मॉडल इज ठीक है, ये मॉडल गिवन है। तो इसमें क्या करना है, 2 बीटा 1 माइनस बीटा 2 का एस्टिमेटर फाइंड करना है। कैसे करेंगे जरा बताइए। सर यहाँ एरर को क्या मतलब नेग्लेक्ट करें? हाँ सर एरर का तो कोई मतलब काम यहाँ नहीं है। बेटा, क्या स्टेप्स बताए थे मैंने अभी? स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? पहले तो ए डैश ए बीटा इक्वल टू ए डैश वाई वेक्टर उसको करना है। तो इसमें कहीं एरर वेक्टर है? नहीं। लेकिन लीनियर मॉडल में तो है। तो है सर नहीं है? वाई के जगह। अब बात वही आखी ना कि इस इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा। हम देख रहे हैं भाई, जो बीटा 1 बीटा 2 है ये वाई 1 और ई 1 पे बेस्ड है। लेकिन जब इसके एस्टिमेटर्स निकल रहे हैं तो वो सिर्फ वाई 1 वाई की फॉर्म में निकल रहे हैं ना। यस सर। क्यों? अगर इस हाँ इक्वेशन सर। को मैं ये लिखूं बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू लिखूं, तो ये तो वाई 1 माइनस ई 1 आ रहा है।
आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। लेकिन जब मैं एक्चुअल में बीटा वन प्लस बीटा टू का एस्टिमेटर निकाल रहा हूँ तो वहां तो ई होगा ही नहीं। वहां तो सब क्या होंगे, वाई वन वाई टू वाई थ्री की फॉर्म आ रही होगी। होगा ऐसा नहीं होगा? हाँ सर। तो इसका मतलब है भाई ये वाई वन ई वन ये सारे क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इनमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, ऑर्थोगोनल है। तो इस तरह के एस्टिमेट, ऑर्थोगोनल एस्टिमेट हमें मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट नॉर्मल इक्वेशन। समझ में आया अभी? यस सर। हाँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सिंपली अब ये मॉडल तो मैं दे रहा हूँ ना, मॉडल में तो मैं ये आपको बता रहा हूँ भाई जो वाई वन है वो पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है और एरर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से ए मैट्रिक्स निकालोगे। ए मैट्रिक्स निकल गई तो ए डैश ए निकालोगे। फिर ए डैश ए निकल गया तो ये नॉर्मल इक्वेशन डेवलप करोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। समझ में आया? यस सर। देन क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, कोई भी आर्बिट्ररी एक सी वेक्टर ले लोगे। ठीक है। यस सर। देन उसको वो एरिया से बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, फिर उसे बीटा वन प्लस बीटा टू प्लस बीटा थ्री की लीनियर कॉम्बिनेशन में ले लोगे। तो फिर वहां से आपको क्या करना है, जो पहला होगा, पहला कोफिशिएंट होगा उसको टू के इक्वल लैम्बडा पुट डैश करोगे, जो का। दूसरा होगा उसे माइनस वन के इक्वल पुट करोगे। ये करेंगे। हाँ। हाँ सर। हाँ, तो इसे करके देखना। ठीक है, यस सर। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछिए। नो सर। नहीं है कोई डाउट? समझ में आ गया कैसे यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन की हेल्प से पैरामेट्रिक फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उससे कैसे हम एस्टिमेटर फाइंड करते हैं। क्यों? यस सर। यस। तो अभी इतना ही करते हैं, कल की क्लास होगी, कल होगी क्लास? हाँ सर। कल सब फ्री है यस ना? सर रख लो। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये तो था भाई ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। तो कल की क्लास में कुछ डेफिनेशन है, जैसे एस्टिमेशन स्पेस क्या होता है, एरर स्पेस क्या होता है, और एस्टिमेबल पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है। ठीक है, तो इसको हम कल सर कंप्लीट करेंगे। हमने तो एक हाँ, गॉस मार्कोव एक पढ़ा ना। वो तो गॉस मार्कोव सेटअप था ना, दैट अच्छा, इज वो कॉल्ड अलग गॉस। अलग है। हाँ, गॉस मार्कोव लीनियर मॉडल, दैट इज कॉल्ड गॉस मार्कोव लीनियर मॉडल। ठीक है, अभी गॉस मार्कोव थ्योरम, गॉस मार्कोव थ्योरम कुछ नहीं है, जो अभी हमने कल देखा था ना, हमने ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स फाइंड किए थे। हाँ। ठीक है, हमने क्या किया, लीनियर मॉडल में लीस्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई किया, तो हमें ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स मिले ऑफ बीटा वेक्टर, मिले थे। हाँ सर। हाँ, तो गॉस मार्कोव थ्योरम कहती है भाई ये जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स हैं, ये एस्टिमेटर्स बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं, यही थ्योरम। समझ में आ गया क्या है थ्योरम? यस सर। ओ यस एल सर। एस ई आर ब्लूज, गॉस मार्कोव थ्योरम स्टेट्स दैट ओ एल एस ई आर ब्लूज। ब्लू समझते हो, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। चलो बात आई है तो इसको यहीं पे ब्लू। डिस्कस कर लेते यस हैं। सर। हाँ, क्या होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड बेस्ट एस्टिमेटर? एस्टिमेटर। यस सर। क्या मतलब हुआ इसका? इसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लू बोलते हैं। बेटा मतलब मीनिंग क्या है इसका, रेक सिंह, आप बताइए। सर अच्छी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। बेस्ट मतलब अनवाइजनेस बेस्ट हो सर। वेरिएंस उसका सबसे मिनिमम। हम्म, यस सर। अनबायस्ड, देखो अनबायस्ड टर्म तो आ ही रही है, तीन टर्म आ रही है ना, हाँ। बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर तो है ही वो, है ना। यस एस्टिमेटर सर। क्या होता है, एस्टिमेटर कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मेन बाय एस्टिमेटर? सर ये एक प्रोसेस होती है एस्टिमेट करने की। नहीं, प्रोसेस तो नहीं होते बेटा।
जो एस्टिमेट करता है। क्या एस्टिमेट करता है? एस्टिमेट और एस्टिमेटर में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर? सर एस्टिमेट पर्टिकुलर वैल्यू होती है और सर एस्टिमेटर। तो ये थोड़ा जो बेसिक है इसको अभी आप रिवाइज करो, मैं फिर कल डिस्कस करता हूँ, अभी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, ठीक है? तो कल इसे डिटेल यस में सर। फिर हम डिस्कस करेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी है और जो भी चीज़ें अभी हमारी रह गई हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका लीनियर मॉडल वाला शायद कल हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अब यस आपको मैं सर। क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन करते हो नहीं। हम्म? सर तो कल एटलीस्ट, पक्का करेंगे। हाँ एटलीस्ट ये 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना, ठीक है? थोड़ा इससे ये यस होगा आपके आप ही के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? यस सर। हम्म। तो ये क्वेश्चंस करिए, ये तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर था। अब आगे हम देखेंगे गॉस मार्कोव थ्योरम क्या है, उसका प्रूफ क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे, और कुछ और टर्म्स हैं, ठीक है? कुछ और एक आध सिलेबस और है मेरे पास, तो उससे रिलेटेड वर्क भी थोड़ा कर लेंगे, तो थोड़ा एडवांस लेवल का वर्क हो जाएगा इसमें। बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं, कल कोशिश करते हैं ये लीनियर मॉडल कंप्लीट हो जाए, कल नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। तो तब तक आप ये थोड़ा सा जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेटर क्या होता है, बेस्ट एस्टिमेटर कब होगा, अनबेस्ट एस्टिमेटर कब होगा, है ना? तो ये टर्म्स जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं बता तो दूंगा, एक्सप्लेन तो कर दूंगा, जैसे मैंने अभी कोशिश की आपको नॉर्मलिटी नॉर्मल इक्वेशन एक्सप्लेन करने की, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो ये थोड़ा सा इसको आप देखिए, फिर कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस सर। अभी कोई डाउट किसी को?